आइए आज एक विषय आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। जैसा संचालक महोदय का निर्देश हुआ है कि उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखो, आज जैसा समाज आ गया है तो आज इस प्रचलित समाज में, इस उपस्थित और प्रस्तुत समाज में हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था, लोग शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम सब जानते हैं कन्याओं को उतना ही पढ़ाया जाता था जितना उनके लायक हो। दो चार अक्षर सीख लिए ठीक है, नाम लिखना सीख लिया ठीक है, किताब पढ़नी सीख ली ठीक है, इतना बहुत है। ज़्यादा पढ़ा देने से कहते थे ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो समस्या हो जाएगी, ज़्यादा अकल बताने लगेगी, या फिर उसे गोबर उठाने में शर्म आने लगेगी, या खाना बनाने में शर्म आएगी, या फिर हो सकता है पति के और ससुराल वालों के साथ ज़्यादा बहस करे, इसलिए भी नहीं पढ़ाते थे, डर के कारण भी नहीं पढ़ाते थे। और पुरुषों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि किसे क्या करना है। अब किसी को खेती करनी है तो न भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा, किसी को मजदूरी करनी है तो माता पिता ही कहते थे पढ़ लिख कर करेगा क्या, तुझे तो मजदूरी ही करनी है, तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो बात यह थी कि समूचे समाज में शिक्षा के प्रति वो रुझान नहीं था। लेकिन आज हम सामान्य रूप से देखते हैं कि शिक्षा के प्रति लोगों में एक बहुत गहरा रुझान देखने में आता है। आज इस देश के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित संस्थानों पर कन्याएं शासन कर रही हैं। कन्याएं न केवल इस देश की प्रधानमंत्राणी रह चुकी हैं, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्राणी रह चुकी हैं, अपितु वे साइंटिस्ट हैं, पायलट हैं और बहुत सारा काम कर रही हैं। अच्छा, लड़कों को पढ़ाने की तरफ भी रुझान बहुत ज्यादा है। माता पिता आज जीवन में सोचते हैं कि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, जानते हो वो क्या है? कि आप बच्चों को शिक्षा पढ़ने के लिए कहां भेजते हो? ऐसे मत देखो, बोला करो, भाषण नहीं देता, मैं बात करता हूं। कहां भेजते हैं? हिंदी में बोलो, कहां भेजते हैं? विद्यालय। कहां भेजते हैं? अच्छा, प्राप्त करने जा रहा है शिक्षा, लेने जा रहा है शिक्षा, लेकिन कहां? विद्यालय में। अच्छा, विद्यालय में जो शब्द आता है जिससे वो संस्थान बनता वो है विद्या। तो अब दो शब्द हो गए, एक शिक्षा और दूसरा विद्या। तो प्राप्त तो शिक्षा करनी थी, तो विद्या वाले आलय में क्यों गया? भाई, प्राप्त तो शिक्षा करनी थी तो विद्या के आलय में क्यों गया? शिक्षालय में क्यों नहीं गया? फिर इस स्कूल का नाम विद्यालय क्यों कहा जाता है, शिक्षालय क्यों नहीं कहा जाता, जबकि शिक्षा मिलती है? अच्छा, क्या शिक्षा और विद्या में कोई अंतर है कि नहीं है? माताओं, विद्या और शिक्षा में कोई अंतर है कि नहीं है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं असमंजस है, पता नहीं क्या। पर विद्यालय में जाकर देखो तो विद्यालय पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। नाम विद्यालय और आइए शिक्षा लेने के लिए। काहे भाई, विद्या लेने के लिए क्यों ना आए? तो असल बात यह है कि विद्या और शिक्षा को आजकल समानार्थी शब्द माना जाता है। दोनों को यही माना जाता है कि शिक्षा और विद्या एक ही है। तब ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा और विद्या बेसिकली हैं क्या। देखो जी, शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ आपकी और मेरी भाषा में, जो हम गांव समाज में बात करते हैं, शिक्षा को आम भाषा में कहते हैं सीख। क्या कहते हैं? सीखना। सीखना मतलब शिक्षा। शिक्षा जिस धातु से निष्पन्न होता है और जो उसके अर्थ निष्पत्ति होती है वो भी सीखने के अर्थ ही होती है। जो कुछ भी हम सीखेंगे वो शिक्षा के अंतर्गत आएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, सीखा अच्छा भी जा सकता है और बुरा भी जा सकता है। अच्छी चीजें भी सीखी जा सकती हैं और बुरी चीजें भी सीखी जा सकती हैं। प्रणाम करना भी सीखा जा सकता है और जेब काटना भी। तो शिक्षा दोनों तरह की हो गई। शिक्षा अच्छी भी है और शिक्षा बुरी भी। अभी ध्यान से सुनो, विद्या किसे कहते हैं? शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं? शिक्षा केवल इतना मात्र है कि आप शब्द को जान लो। लेकिन बंधुओं,
भाषा दे सकती है, भाषा हमें कुछ बना नहीं सकती। शिक्षा इतनी ही है कि आप उसके माध्यम से अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाना सीख जाओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो भैया अंग्रेजी की तो कथा क्या कहें। अब ये तो वो जानेंगे जो पूरी इटिमोलॉजी जानते हैं कि भाई डीओ डू होता है, टीओ टू होता है, तो जीओ गो क्यों होता है, ये तो वो जानेंगे। जब हम SCHOOL बोलते हैं स्कूल, SCH को हमने कहा स्कूल, यानी CH ने यहाँ क की आवाज दी, लेकिन इसी SCHEDULE जब हम बोलते हैं तो उसे शेड्यूल बोलते हैं। अब ये CH श कैसे हो गया पता नहीं। अच्छा, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे बोल पड़ो। एजुकेशन स्पेलिंग क्या है? EDUCATION, एडुकेशन है। एजुकेशन किधर से आया? अच्छा, ये DU का जू कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, वो जाने अंग्रेजी वाले। अपना संस्कृत का काम है, अपन वृद्धि राधे इसमें खुश हैं भैया। हमारे यहाँ चीजें बदलती नहीं है, जैसी हैं वैसी रहती है। वो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, वैसा बोला जाता है, कोई अंतर नहीं होता संस्कृत में। शिक्षा बस इतने तक सीमित है कि शब्द क्या कहता है, किस तरह कहता है, लेकिन इस शिक्षा के बियॉन्ड जो चीज है उसे हम विद्या कहते हैं। विद्या क्या है? तो सामान्यतः लोग विद्या को भी शिक्षा ही समझ लेते हैं, लेकिन विद्या उसे कहते हैं जो संसार के बंधनों से मुक्ति दे दे। व्यक्ति संसार के बंधनों में बंधा रहता है, पता नहीं होता। आदमी बड़े विद्वान होते लेकिन बंधन छूटते नहीं है, जानते हो। हमारे यहाँ एक वैद्य जी थे, पंडित लक्ष्मी चंद जी, तो उनके घर से उनके घर उनकी बेटी आ गई, बेटी के साथ उसके बच्चे भी आए। तो वो जो नाती था वो जीने पर ऊपर खड़ा था। पंडित जी अपने 2-3 पोतों को लेकर तैयार खड़े थे मेले में जाने के लिए। अब वो जो नाती था वो घुटनों के बल चलता था। बंधन बता रहा हूं, बंधन कैसे पकड़ता है आदमी को। तो उन्होंने नीचे से अपने नाती को आवाज देकर कहा, आजा मेरा बेटा, तुझे मेले में लेके जाऊंगा। छोटा बच्चा, उसे कहां बातें समझ में आ रही, घुटनों के बल चलता है। तो बालक थोड़ी देर उनकी तरफ देखता रहा, वो ललचाते हुए कहते रहे, आजा बेटा मेले में चलेंगे, आजा मेरा बेटा मेले में चलेंगे। लेकिन बच्चे का मूड बदला, उसने दूसरी तरफ मुंह किया और एक कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिया। पंडित जी को क्रोध आ गया, बोले मर नालायक, जैसों का है वैसा ही रहेगा। दुष्ट है तेरा बाप, दुष्ट तेरा दादा दुष्ट, ऐसा ही रहेगा। गुस्सा आ गया उस पर, क्यों मेरी तरफ क्यों नहीं देख। इतने में इस तेज आवाज को सुनकर बालक ने फिर नाना की तरफ देखा। जैसे ही देखा बोले, आजा मेरा बेटा, सबसे अच्छा बेटा। अभी तो गाली दे रहे थे, अभी फिर से लाड़ उठाया। ये बंधन ऐसे बांध लेता है व्यक्ति को संसार में कि हम चाहते हुए भी इस बंधन को छोड़ नहीं पाते। आदमी जब शमशान में जाता है, माताएं तो नहीं जाती, वैसे आजकल तो जाने लगी है कुछ कुछ। शमशान में जब जाता है और जलते हुए आदमी को देखता है, उसका शव जल रहा होता है, तो सोचता है बाप रे क्या जीवन है। कल ही तो सुबह मेरे साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था, शाम ही तो हमने बैठकर चाय पी है, अभी ये मर गया, इसे जला दिया गया। संसार तो पानी का बुलबुला है जी, इसमें इच्छा रखने का कोई लाभ नहीं। बिल्कुल ऐसा भाव उठता है जैसे संसार में कुछ नहीं रखा। और जब शमशान से लौटता है तो इसी भाव में लौटता है कि अब तो ईश्वर का भजन करूंगा, इस संसार में कुछ नहीं रखा, पानी का बुलबुला है। लेकिन जब घर पहुंचता है और उसकी पोती चीख मारकर उसकी गोदी में चढ़ जाती है, तो वो शमशान वैराग्य वहीं छूट जाता है। अब पोती के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसकी कान फोड़ने वाली चीख भी इसे मधुर सुनाई देने लगती। संसार दुखों से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है। यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। तुम जानते हो तुम्हारे आसपास जितने रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, ये सब दुखी तो हैं। तुम्हें क्या लगता है माँ दुख सुख है? अरे माँ भी दुख है। एक दिन जब ये मर जाएगी फिर याद आकर दुखी करेगी, फिर इसकी स्मृति आया करेगी, और वो स्मृति भी एक तरह की वृत्ति है, वो भी दुख उत्पन्न करती है, वो व्यक्ति को बंधनों में बांधने वाली है। संसार में जो कुछ दिखता है सब बंधन में बांधने वाला है। बोलो हाँ के ना? रसगुल्ला बताओ बंधन में बांधता है कि नहीं? बांधता है। एक खा लिया, एक और खाने की इच्छा है, एक और खा लिया, एक और खाने की इच्छा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा सा है,
और थोड़े की जरूरत है। कितना चाहिए? मैंने मेरी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा तुझे बड़ा धन लगा रहता है, तुझे कितना धन चाहिए? तो कहती है कि पिताजी सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, मैं ज्यादा नहीं मांगता। हर आदमी की इच्छा ये है कि अधिक से अधिक मिल जाए और इन्हीं बंधनों में फंसा रहता है। इन बंधनों को काटकर जीव को जो स्वतंत्र कर देता है और आनंद के सागर में डुबा देता है, उसका नाम विद्या है। उसका नाम क्या है? विद्या है। अब ध्यान से सुनो, शिक्षा और विद्या का परस्पर संबंध क्या है? शिक्षा वो साधन है जिस साधन पर बैठकर तुम विद्या तक पहुंच सकते हो। शिक्षा विद्या नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शिक्षा पर बैठकर, शिक्षा स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है। शिक्षा वो साधन है, व्हीकल है जिस पर बैठकर हम विद्या तक पहुंचते हैं। शिक्षा नहीं होगी तो विद्या तक नहीं पहुंच सकते। हमारे गुरुकुलों में छात्रों को व्याकरण पढ़ाया जाता है। बच्चे बैठकर रटते हैं, वृद्धि राधे चदई गुण इको गुणबद्धि न धातु लोपार धातु के किंगिति च दी दिवे विटाम हलो नंदा संयोग। ये क्या है? ये शिक्षा है, विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। और ये शिक्षा जब व्यक्ति को वो नेत्र दे देती है जिस नेत्र से विद्या दिखना शुरू हो जाए, तब व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर सकता है। विद्या संसार में केवल एक ही है और वो क्या है? वेद है, वेद है, वेद है। वेद के अलावा संसार में विद्या कुछ भी नहीं है। और इस वेद तक जो ढोकर तुम्हें ले जाए, उसका नाम शिक्षा। उसका नाम क्या है? अच्छा, शिक्षा दो प्रकार की अभी अभी बताया था, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा। विद्या तक कौन सी लेकर जाएगी? अच्छी शिक्षा। कौन सी लेकर जाएगी? अब ये भी समझते हैं अच्छी शिक्षा और बुरी शिक्षा है क्या क्या, उसे समझने का यत्न करते हैं। उससे पहले अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो मेरे। चुप मत रहना, उत्तर देना। अभी 200, 300, 400 साल पहले तुम देखो, अरे कौन से 200, 300, 40, 50 साल पहले भी देखो, तो हमारे यहाँ इतनी कारें थी क्या जितनी कारें आजकल हैं? बोलो। बैलगाड़ी में चलते थे हैं? हमारे यहाँ उस क्षेत्र में झोटा बग्गी चलती थी, पता नहीं आपके यहाँ चलती थी कि नहीं। हमारे यहाँ बैलगाड़ी तो पूरे देश में चलती थी। और आजकल कैसे चलते हैं? कार में ठंडा गर्म करने वाली मशीन भी लगी है। गर्मियों में कार अंदर से ठंडा हो जाएगी और सर्दियों में कार अंदर से गर्म हो जाएगी। और कितनी तेज चलती है, और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। अब तो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए हैं, उन पर तो बड़ी तेज दौड़ रही हैं गाड़ियां हैं। पहले तुम माताओं, अजय जो बेटियां बैठी हैं, माताओं में एक चीज अच्छी है कि यहाँ सब युवतियां बैठी हैं, सबके सिर काले हैं, किसी के सफेद बाल नहीं है। यह अच्छी बात है कि सब युवतियां, पुरुष सारे बूढ़े बैठे। अच्छा, सिर काले हैं? नहीं, वैसे गृहस्थ को प्रसाधन इस्तेमाल करने का अधिकार होता। ठीक है, जो गृहस्थ है उसे प्रसाधन इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं, कर सकते हो आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो माताएं पुरानी बैठी हैं यहाँ, जिनकी आयु ठीक ठाक है, वो याद करो, अपने घर सूचना भेजनी होती थी तो फोन करती थी, व्हाट्सएप मैसेज करती थी या चिट्ठी लिखती थी? हैं? चिट्ठी के भी फायदे थे। चिट्ठी 7 दिन में पहुंचती थी और उधर से जवाब आने में फिर 7 दिन यानी 14 दिन लग जाते। अब हुआ क्या कि यहाँ झगड़ा हो गया, सास का बहू के साथ झगड़ा हो गया और बहू को पूरा गुस्सा आ गया, बोले इनकी तो खाल खिंचवा दूंगी, ये जानती नहीं मेरे भाइयों को, मेरे बाप को। और पूरी जलती हुई चिट्ठी लिखी कि पिताजी माताजी ऐसी ऐसी हालत हो गई, भाई तुरंत दौड़ आओ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, परेशान कर रहे हैं। अब जा तो सकती नहीं क्योंकि इतनी तो गाड़ियां नहीं, वाहन नहीं। अब 7 दिन में चिट्ठी वहां पहुंची, तब तक तो इसकी सुलह भी हो गई, आराम से गाजर का हलवा बना के खा रही है। उधर से 7 दिन में उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, गुस्सा आया उन्हें, अरे हमारी लड़की को परेशान कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखी, बेटा बता दे तू क्या क्या बात है और फिर देख हम इनका क्या हाल करते हैं, तू एक बार सूचना भेज दे, अब की तार भेज देना, हम तुरंत आ जाएंगे। 7 दिन में चिट्ठी उधर से आई, 14 दिन में कौन बात कहां गई पता ही नहीं, खत्म हो गई। अब वो तार भेज दिए कि भैया अपने घर रहो, मैं तो आराम से रह रही हूं, तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन अभी क्या होता है,
अभी झगड़ा हुआ, फोन निकाला, आ जाओ, गाड़ी बाहर खड़ी है, आधे घंटे में घर सामान भर और चल। आपको पता है विवाहों में से 95% विवाह कोर्ट में चल रहे हैं। ये जो शादियां हैं इनमें से 95% शादियां अभी कोर्ट में चल रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है ये सूचना का तेजी से आदान प्रदान होना और हमारा जल्दी जल्दी इधर आना जाना। जल्दी जल्दी आता कोई नहीं है। पहले बैलगाड़ी से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, अब गाड़ी आ गई, लोग कहते हैं तेज चलते हैं, लेकिन जाम लग गया रास्ते में, 3 घंटे खड़ा रहा, जल्दी कहां गया? जल्दी तो अभी भी नहीं जा रहा। और तुम्हारे समाज की हालत ढीली कर दी है तो जल्दी क्या जाओगे? यहाँ ये समझने का यत्न करना, शिक्षा 2 प्रकार की है, शिक्षा अच्छी भी है और शिक्षा बुरी भी है। बुरी शिक्षा तुम्हें कभी भी विद्या तक लेकर नहीं जा सकती। और ये जो 100-150 साल पहले का समय है, इसमें और आज में अगर शिक्षा में अंतर देखोगे तो पाओगे पहले शिक्षा कम थी। बोलो हाँ के ना? शिक्षा कैसी थी? अच्छा, अब शिक्षा घटी का बढ़ी? शिक्षा टेक्नोलॉजी घटी के बढ़ी? बढ़ गई। ये कूलर थोड़ा था पहले, ये पंखे थोड़े थे पहले, यूं ही बैठते थे लोग, कहां फर्क पड़ता था? यूं ही पसीने में भीगे बैठे रहते, पसीना आता, हवा चलती तो कहते पसीना बड़ा मजा दे रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पहले टेक्नोलॉजी कम थी। लोगों को लगता है शिक्षा बढ़ गई है, पहले शिक्षा कम थी। अच्छा आओ थोड़ा और पहले जाते हैं, 1000-1500 साल पहले जाते, और 1500 साल पहले देखते हैं कि भारत की शिक्षा क्या थी और वर्तमान शिक्षा क्या है। शिक्षा घटी के बढ़ी? बंधुओं अच्छा ये बताओ, दशमलव की वो माफ करना, गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले किसने की? बताओ, नाम लो, किसने? हैं? न्यूटन ने। ये तो कुछ और नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं न्यूटन ने खोज की। कैसे खोज की? कहते हैं पेड़ से सेब को किसने देखा था सबसे पहले टूटकर गिरते हुए? न्यूटन ने। अच्छा, न्यूटन के बाप का बाग था, उसने नहीं देखा? उसके बाबा का बाग था, उसकी 50 पीढ़ियां बीत गई, उनका बाग था, किसी ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते नहीं देखा। या फिर ऐसा होता होगा सब आंख बंद कर लेते होंगे, वरना न्यूटन देखेगा, हमें नहीं। ऐसा था क्या? अरे कौन न्यूटन? कैसा न्यूटन? ये बेचारा गरीब आदमी है, ये तो जेब कतरा है, इसने जेब काटी किसी और की। न्यूटन के पैदा होने से 700 साल पहले भारत में एक बड़े ज्योतिषाचार्य पैदा हुए जिनका नाम था आचार्य भास्कर। दुनिया उन्हें भास्कराचार्य के नाम से जानती है। दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण के मान की खोज की, दशमलव के 16 अंकों तक। विचार करके देखो, आज तुम्हारे पास दशमलव के 16 अंकों तक का मान नहीं है, लेकिन उन्होंने खोज की। और बंधुओं, उन्हीं के आसपास के काल में पैदा हुए आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मंगल की कितनी, बुध की कितनी, इस दूरी का ठीक ठीक मान बताया। उन्होंने बताया कि सूर्य से बुध 0.375 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। उन्होंने ये बताया तो आजकल के वैज्ञानिकों ने प्रयास पूर्वक जब अपने कंप्यूटर कैलकुलेटर्स बना लिए तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की वो अलग आई। कहने लगे भाई आर्यभट्ट का मान गलत है, हमारा कंप्यूटर तो मान कुछ और बता रहा है। ठीक है भाई, गलत होगा मान। इनके कंप्यूटर अपडेट हुए, नए कंप्यूटर आए, मशीनें और अच्छी हुई तो ये इनका मान बदल गया, लेकिन अब की बार इनका बताया हुआ मान आर्यभट्ट के मान के नजदीक आ गया। और जब तीसरी बार इन्होंने अपडेट किया तो इनका मान बिल्कुल आर्यभट्ट के मान के नजदीक आ गया। अब बोलो सच्चा मान किसका था? किसका मान सच्चा था? दुनिया को दशमलव देने वाला भारत, दुनिया को प्राकृतिक नंबर्स देने वाला भारत। लोग केवल टेक्स्ट में नंबर्स को लिखते थे, किसी के पास अंक लिखने की विधियां नहीं थी। दुनिया को शून्य देने वाला भारत। दुनिया में गणित में कितनी उन्नति की है इसकी कल्पना करके देखो। 10 साल की बेटी लीलावती विधवा हो गई आचार्य भास्कर की,
और विधवा हो गई तो दुनिया ने कहा तेरा वंश डूब जाएगा, तेरी तो बेटी विधवा हो गई, एक ही बेटी थी। तब आचार्य भास्कर ने अपनी पुत्री को गणित पढ़ाना प्रारंभ किया। और बंधुओं, जो कुछ लीलावती को पढ़ाते जाते उसे लिखते जाते और एक मोटी पुस्तक तैयार हुई जो कैलकुलस की पुस्तकों में सबसे माननीय पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक का नाम अपनी बेटी के नाम पर लीलावती रखा। लीलावती आज भी दुनिया के एस्ट्रो मैथमेटिक्स में काम करने वाली, खगोल शास्त्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था नासा की लाइब्रेरी में माननीय गणित के ग्रंथों में स्थान पाती है। उनकी पुत्री मां लीलावती ने गणित के 12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथ, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रो मैथमेटिक्स और डायनेमिक्स, इन मैथमेटिक्स पर उन्होंने काम किया। और ये मैथमेटिक्स आज भी, मां लीलावती की ये 12 पुस्तकें आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। दुनिया के गणितज्ञ आज भी इनके सामने मूर्ख बनकर घूमते हैं। एक लीलावती आचार्य भास्कर आर्यभट्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दिया 22/7 और आर्यभट्ट द्वितीय ने पाई का मान दिया 3.1416। पाई के दोनों मान संसार को देने वाले भारतीय थे दोनों। ये तो केवल गणित की बात मैंने की। अभी बहुत चिकित्सा विज्ञान, आपने 2 डॉक्टर्स के नाम सुने भारत में, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। नाम सुने? आचार्य चरक फिजिशियन थे और आचार्य सुश्रुत सर्जन थे। आज भी सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और चरक की चरक संहिता मौजूद है। आज भी आचार्य सुश्रुत की संहिता और उनकी पुस्तकें उठाकर पढ़ो तो आपको पता चलेगा सैकड़ों से ज्यादा छोटी बड़ी सर्जरीज का उल्लेख है और सैकड़ों से ज्यादा सर्जरी के यंत्रों का उल्लेख है। माइनर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज सब उपलब्ध है। ये सब उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख रखा है और आज भी दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला है। बंधुओं, न केवल मेडिकल साइंस, न केवल मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत ने महान उपलब्धियां छुई हैं। आपने श्री राम जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? 14 साल के लिए कहां गए? वनवास। 13 साल वन में बिताए और 14वें साल लड़ाई हो गई किसके साथ? अरे रावण को यूं ही था कि रावण कह दिया, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा रावण, उसके साथ झगड़ा हो गया। अच्छा ये बताओ, ऐसी स्थिति जैसे आज भूटान का झगड़ा, अकेले थे राम जी, सेना थोड़ा ले हुए होते अपनी, उनके पिता की संपत्ति थोड़ा पीछे खड़ी थी। जंगल में अकेले 2 भाई थे, जंगल में अकेले 2 भाइयों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ लड़ाई कर ली। लड़ाई हो गई। ये ऐसा झगड़ा है जैसे भूटान का झगड़ा अमेरिका के साथ हो जाए। भूटान बचेगा कि मरेगा? मरेगा। सोचो कि श्री राम जी अकेले थे अपने भाई के साथ और उनका झगड़ा हो गया दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ। और राजा कहां बैठा था? है? हाँ, वैसे आजकल दुनिया बदल गई है। दुनिया बदल गई ना, क्यों माताओ? श्री राम को तो लोग आजकल राम कहते हैं और लंका को क्या कहते हैं? श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका बनेगा नहीं, व्याकरण के दृष्टिकोण से तो श्रीमती लंका होना चाहिए, लेकिन वो श्रीलंका कहते हैं। लंका कहां है? लंका समुद्र के बीचों बीच। और लंका पर राम जी का जाना, युद्ध करना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। जो देश समुद्र के बीचों बीच हो, चारों ओर समुद्र हो, यहां भी तो भरतपुर में बताते हैं कोई किला है जो अजय रहा, बताते हैं ना, भरतपुर में किला है अजय रहा, और उसके चारों तरफ क्या है? नहर है। और कैसी नहर है? बहुत गहरी नहर है, इसलिए उसे जीता नहीं जा सका। अब ये सोचो कि समुद्र के बीच में जो देश हो उसे जीता जाना संभव है क्या? एक और देश है, मैं उदाहरण देता हूं, इंग्लैंड। इंग्लैंड समुद्र के बीचों बीच है और इंग्लैंड पर दुनिया के सबसे 2 ताकतवर तानाशाहों ने हमला किया। एक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे का नाम था एडोल्फ हिटलर। दोनों ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत की और एडोल्फ हिटलर वो तो बहुत खतरनाक था भाई। उसने तो ऐसी हालत की कि इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन इतना बर्बाद होने के बाद भी इंग्लैंड को जर्मनी जीत नहीं सका, इंग्लैंड को फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट जीत नहीं सका, क्योंकि जो समुद्र के बीचों बीच होता है उसे जीतना क्यों संभव नहीं है? इसे भी समझो। जो समुद्र के बीच में है उस पर हमला केवल हवाई हमला किया जा सकता है
और हवाई हमले में क्या हानि होती है? हवाई हमले में वो आपके जहाज को मार गिराएंगे तो एक तो जहाज गया, और जहाज आसानी से नहीं बनता, बहुत पैसे का आता है, करोड़ों करोड़ रुपए का आता है। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज जो खत्म होती है वो खत्म होता है उसका पायलट। और पायलट चुने हुए होते हैं, गिने चुने पायलट होते हैं किसी भी देश के पास। इसीलिए कुछ विमान जाने के बाद ही जब आपके पायलट और जहाज नष्ट हो गए तो कैसे जीतोगे उस देश को? भगवान राम सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो जानते थे कि जब तक हवाई हमले से जीतने की इच्छा की गई तब तक जीतना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा जमीनी हमला करना पड़ेगा। उसके लिए समुद्र पर क्या बनाना पड़ेगा? पुल बनाना पड़ेगा। अच्छा सोचो, उस समय जब लोग नदी नालों पर लट्ठे डंडे पार हो जाया करते थे, उन्हें डालकर पार हो जाते थे, उस समय कोई समुद्र पर पुल बांधने की बात करे तो कैसा लगेगा? मैं तो सोचता हूं कभी कभी जब सुग्रीव को बुलाकर राम जी ने ये कहा होगा कि भाई सुग्रीव, हमें तो समुद्र पर पुल बांधना है, कल से पुल बांधने की तैयारी करो, तो मैं सोचता हूं सुग्रीव हंसा होगा और कहा होगा महाराज सुबह से मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला, भला समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है? लेकिन भगवान श्री राम अपनी योग्यता विद्या बुद्धि को जानते थे, उन्होंने जो पढ़ा था उस शिक्षा को जानते थे। उन्होंने कहा हाँ समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है, मैं जानता हूं समुद्र पर पुल कैसे बंधेगा। तुम तो एक काम करो बेटा, जाओ और अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इश्तिहार निकालो, हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें साइंटिस्ट की जरूरत है, हमें लेबर की जरूरत है, बुलाओ जितने लोग आ सके, जिस दाम में आए बुलाओ, उठाकर लेकर आओ। और तब बहुत सारे इंजीनियर्स आए, जिनमें से 2-3 के प्रसिद्ध नाम तो आपने भी सुने होंगे। क्या क्या नाम थे? ऐसे कितने आए होंगे, हजारों साइंटिस्ट आए होंगे, हजारों इंजीनियर आए होंगे, लेकिन उन सब ने नेतृत्व में काम किया। किनके? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में काम किया। और बंधुओं, आज भारत के तट से श्रीलंका का तट 48 किलोमीटर की दूरी पर है आज। उस समय कितना रहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इतना ही रहा हो तो भी दुनिया में एक दूसरा उदाहरण मौजूद नहीं है कि किसी ने 48 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बनाया हो। एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है संसार में। लेकिन मेरे बाप ने बनाया था, मेरे पिता ने बनाया था दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। और समुद्री पुल भी ऐसा नहीं है कि एक आध दो बंदर कूदते फांदते पार हो जाएं। समुद्री पुल ऐसा था जिस पर टैंक चलने थे, जिस पर ट्रक चलने थे, जिस पर मिसाइल को ले जाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें चलनी थी। 10-10 ट्रक बराबर चले होंगे, इतना चौड़ा और लंबा पुल बनाया गया। और पुल बनाकर जा पहुंचे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के घर में, और उसके घर में घुसकर उसका ऐसा नाश किया, ऐसा नाश कि दुनिया की आंखों ने ऐसा नाश इतिहास में देखा नहीं था, और भविष्य की आंखें आज तक ऐसा नाश देखने के लिए तरस रही। वंशनाश कर दिया, बीजोच्छेद कर दिया, अपनी पत्नी की अस्मिता को चुनौती देने वाले को उसके घर में घुसकर मार डाला। लोग कहावत गाते हैं, कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा, कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। बंधुओं, ये भारत की टेक्नोलॉजी की स्थिति थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने इतना लंबा समुद्री पुल बनाया वो सिविल इंजीनियरिंग जानता होगा कि नहीं? है? जानता होगा कि नहीं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानता होगा कि नहीं? ओशन साइंस, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जानता होगा कि नहीं? और जो इतना पढ़ा था, क्या उसके सामने टेक्नोलॉजी थोड़ी थी? बहुत टेक्नोलॉजी जानता था। मुनि भारद्वाज ने भगवान राम को न्यूक्लियर वेपन्स तक दिए थे, इतने बड़े बड़े आयुध भगवान राम को दिए थे। मुनि भारद्वाज का विमान शास्त्र आज भी मौजूद है, जिसमें सैकड़ों प्रकार के विमानों को बनाने की बाकायदा विधि उपलब्ध है। बंधुओं, न केवल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, इन ईंधनों से विमान को उड़ाने का वर्णन है, अपितु ऐसे ईंधन का वर्णन है जो ईंधन अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, जिस पर उसी विमान शास्त्र के आधार पर शोध चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना मुझे। 1 किलो सोना और 1 किलो बुभुक्षित पारा, दोनों को जोड़ दें तो कितने किलो बनेगा? 1 किलो सोना और 1 किलो बुभुक्षित पारा, दोनों को जोड़ दें तो कितने किलो बना? ये 1 ही किलो होता है। 1 किलो बुभुक्षित पारा लो, 1 किलो सोना लो, दोनों को इकट्ठा बना दो तो ये 1 ही किलो बनता है। और इस ईंधन का प्रयोग मुनि भारद्वाज के विमान शास्त्र में उपयोग किया गया है कि इस ईंधन के द्वारा लंबी दूरी तक, जहां सौर ऊर्जा भी ना हो, वहां तक विमान को उड़ाया जा सकता है। और उस पर शोध कर रहे हैं अभी लोग।
उस पर शोध चल रहा है। अब ईमानदारी से बताओ मुझे, टेक्नोलॉजी बढ़ी या टेक्नोलॉजी घटी? बोल पड़ो, शिक्षा बढ़ी या शिक्षा घटी? बंधुओं, शिक्षा बहुत घटी। हाँ, हमारे पूर्वजों ने ऐसी चीजें नहीं बनाई जो हानि करने वाली थी, क्योंकि हम जब किसी काम को करते थे तो यूं देखते थे ये काम यज्ञीय है या नहीं, इसमें यज्ञ है या नहीं। हम पॉलीथीन नहीं बनाते थे, क्योंकि हमें पता था कि पॉलीथीन को बनाने में 1 सेकंड लगेगी, लेकिन पॉलीथीन को नष्ट करने में 5000 साल लगेंगे। और जब तक पॉलीथीन रहेगी संसार को हानि देगी, इसलिए हमने गंदी चीजें नहीं बनाई, अच्छी सब बनाई। भारत में शिक्षा की दशा कैसी थी इसकी कल्पना करके देखो कि पूरे भारत में एक अर्वाचीन विद्वान हुए भाई राजीव दीक्षित। उन्होंने कहा कि 7,32,000 के आसपास, वो कहते हैं कि 7,32,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि आप मुझ पर आरोप लगा दोगे कि अपने व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हो। मैं बात कर रहा हूं एडम विलियम्स की। एडम विलियम्स उस 7 सदस्यीय समिति में से था जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसने जो 7 सदस्यीय समिति बनाई थी, उस समिति में एडम विलियम्स मौजूद था। और एडम विलियम्स ने उस 22 की रेवेन्यू रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भारत में 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। कितने कितने 600 साल मुसलमानों का शासन बीत जाने के बाद, 600 साल तक मुसलमानों द्वारा गुरुकुलों को नष्ट किए जाने के बाद, 600 साल तक इस देश में विश्वविद्यालयों को बर्बाद किए जाने के बाद, 1822 की रेवेन्यू रिपोर्ट के आधार पर एडम विलियम्स कहता है कि इस देश में मतलब है कि इस देश में शिक्षा की दशा क्या रही होगी, उसका सहज आकलन करना बहुत मुश्किल काम नहीं। 4 प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इन चारों प्रेसिडेंसी की अगर लिटरेसी काउंट देखूं तो सबसे कम लिटरेसी काउंट पंजाब प्रेसिडेंसी का था, जिसमें मैं बैठा हूं। ये पंजाब प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और पंजाब प्रेसिडेंसी में, और अभी हम कह रहे हैं हम बड़े शिक्षित हो गए। मित्रों, बंधुओं, इस देश में सबसे पहला हमला किसका हुआ? बोलो, मुसलमानों में सबसे पहला हमला किसका हुआ? गौरी, कासिम का हमला हुआ। कासिम का हमला भारत पर 15वां हमला था। 15वां हमला। इससे पहले ये 14 हमले कर चुके थे, जो 14 के 14 असफल थे। असल बात बताऊं आपको कि मोहम्मद की पैदाइश के साथ ही इन लोगों ने एक सपना देखा, भारत को जीतने का सपना, जिसे गजबे हिंद कहते हैं। इन्होंने अपनी पैदाइश के साथ यह सपना देखा। इन्हें इनके अब्बू ने बताया। अब्बू समझ गए ना? अब वो केस हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं बता देता कि मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूं। इनके अब्बू ने इन्हें बताया उस समय कि एक होती है जन्नत। जन्नत क्या है? तो उन्होंने कहा जन्नत ऐसी जहां मीठे पानी की नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं, कोई गिनती नहीं। जहां चारों ओर हरियाली है, हजारों तरह की सब्जियां हैं, हजारों तरह के फल हैं, 6 रिंग होती हैं चारों ओर। शहाबुद्दीन गोरी का, शहाबुद्दीन गोरी इस देश में आया, इस देश में अपना शासन स्थापित किया और अपने गुलाम को शासन देकर चला गया। गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक सिपह सलार आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम बताया मैंने? बख्तियार खिलजी। गोरी के जाने के बाद अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली और पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर असम तक इसने हमला किया। बंधुओं, बख्तियार खिलजी इतना भयानक, इतना जालिम था कि इसने गांव के गांव जलाकर राख कर दिए, शहर के शहर उजाड़ दिए, स्त्रियों को मार डाला, बच्चों को मार डाला, कन्याओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए, जमीन को इसी देश के खून से लाल कर दिया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर ये दिल्ली की पड़ोस में जो पड़ता है, यहां से लेकर और असम तक का जो रास्ता तय किया, इसमें उसने 3
3 विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला और उदयंतपुरी, इनमें नालंदा से लेकर उदयंतपुरी तक इसने इन विश्वविद्यालयों को न केवल लूटा बर्बाद किया, अपितु इनके अंतर्गत चलने वाले कितने बड़े शैक्षिक ढांचे को नष्ट किया उसकी कल्पना करके देखो। बंधुओं, ये जो नालंदा था, नालंदा के पास अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि 100 गांव, 200 गांव, 400 गांव, लेकिन मैं जिसे सबसे प्रामाणिक स्रोत मानता हूं, उस ऐतिहासिक प्रामाणिक स्रोत के आधार पर 1000 गांव का जमींदारा था अकेले नालंदा विश्वविद्यालय के पास। इसी 1000 में कितने छात्र आकर पढ़ते होंगे उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। अकेले नालंदा के अंतर्गत, अकेले विक्रमशिला के अंतर्गत, अकेले उदयंतपुरी के अंतर्गत हजारों हजार नन्हे गुरुकुल चलते थे और इन नन्हे गुरुकुलों को पालन पोषण इनके बड़े और केंद्रीय विश्वविद्यालय देते थे। जब इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया तो इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत पढ़ने वाले इन सारे नन्हे गुरुकुलों को भी नष्ट कर दिया गया और इस देश की शिक्षा का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हुआ। बंधुओं, कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें थी, इतिहासकार अतिशोक्तिपूर्ण प्रवंचना करते हुए लिखते हैं कि आग लगाई गई तो 6 महीने तक आग जलती रही। खैर, इसे मैं केवल काव्यात्मक बात कहता हूं। वास्तविकता ये थी कि 6 महीने तक सेना उसी नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में रुकी और वहां रुकते हुए नालंदा विश्वविद्यालय, और ठंडी के दिन थे, ठंडी के दिनों में पाखाने में नहाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए इन बहुमूल्य पुस्तकों को जलाया गया। इस तरह 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही और 6 महीने तक दुनिया का गूढ़ साहित्य, दुनिया का महानतम साहित्य जलाकर नष्ट कर दिया गया। जाहिल, नीच, बर्बर, मूर्ख, उच्चड़, अशिक्षित, अपढ़ लोगों ने दुनिया के महानतम साहित्य को जलाकर नष्ट कर दिया। 6 मंजिला इमारत को देखकर खिलजी ने पूछा, ये इमारत क्या है? दुभाषी की मदद से पूछा तो दुभाषी ने बताया कि महाराज ये लाइब्रेरी है। कितनी पुस्तकें हैं? तो अनेक इतिहासकार अलग अलग संख्या बताते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं 90 लाख किताबें मौजूद थी, मोटा मोटी 1 करोड़ इतनी किताबें मौजूद थी। और बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी के भीतर घुसकर पूछा, क्या इन किताबों में कोई कुरान मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, कोई कुरान मौजूद नहीं है। तो कहा अगर कुरान मौजूद नहीं है तो इस लाइब्रेरी के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं बनता, आग लगा दो इस लाइब्रेरी को। और बंधुओं, आग लगा दी गई, इस लाइब्रेरी को बर्बाद कर दिया गया क्योंकि उसमें कुरान मौजूद नहीं थी। इस तरह नालंदा, विक्रमशिला और उदयंतपुरी नष्ट किए। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्रश्न आपसे है, उत्तर जरूर देना। एक लुटेरा जब लूटने आता है तो धन चाहता है। इसने गांव लूटे, इसे धन मिला, शहर लूटे, इसने धन मिला, इसने घरों को लूटा, इसे धन मिला। लेकिन ये बताओ, जिन गुरुकुलों में लंगोटी बांधकर ब्रह्मचारी बटुक रहते थे, जिन गुरुकुलों में भिक्षा याची ब्राह्मण शिक्षा देते थे, आचार्य रहते थे, उन गुरुकुलों में तो धन मौजूद नहीं था, तो उन्हें नष्ट क्यों किया गया? बोलो। अब सुनो एक वाक्य नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जिन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी असमानता के खिलाफ। नेल्सन मंडेला कहते हैं अगर तुम्हें किसी जाति को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा, और उस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसकी शिक्षा को नष्ट करना पड़ेगा। यदि तुमने उसके शैक्षिक ढांचे को नष्ट कर दिया तो तुमने आधा काम कर लिया। बाकी का आधा काम करेगी तुम्हारी अपनी शिक्षा व्यवस्था। तुमने जिस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया है उसके स्थान पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करो। बंधुओं, जब उसने इन 53 यूनिवर्सिटीज को और उसके आने वाले वंशजों ने इस देश में मौजूद उन 53 यूनिवर्सिटीज को नष्ट किया जिनमें लाखों लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, न केवल इस देश के अपितु पूरी दुनिया से शिक्षा प्राप्त करने आते थे इस देश में, जब उन्हें नष्ट किया तो इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही थी वो मानसिकता काम कर रही थी देश को गुलाम बनाने के लिए, संस्कृति को नष्ट करने की मानसिकता। शिक्षा ही संसार को सुसंस्कृत बनाती है, उसे संस्कृति देती है, उस शिक्षा को नष्ट करना जरूरी है। उन्होंने इसे नष्ट किया, यह आधा काम हो गया, और बाकी का आधा काम किया उन्होंने इस देश में अपनी शिक्षा की प्रतिस्थापना करके। अच्छा ये बताओ, मुसलमानों ने इस देश में मदरसे खड़े किए कि नहीं किए? मुंडी हिलाओ ऐसे, यूं मुझे पता चले तुम्हारी बात समझ में आ रही है? मदरसे खड़े किए कि नहीं खड़े किए? और आज नालंदा
नालंदा को नष्ट हुए कई सौ साल बीत जाने के बाद विक्रमशिला, तक्षशिला, पुष्पगिरी, बल्लभी, अयोध्या, काशी और प्रयाग को नष्ट हुए कई सौ साल बीत जाने के बाद आज इस देश में चप्पे चप्पे, हाईवे हाईवे, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहा चौराहा मदरसों की बाढ़ आई हुई है। बोलो हाँ के ना, है कि नहीं है? और गुरुकुल, गुरुकुल नष्ट। जो गुरुकुल हैं भी वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। गुरुकुल कैसे चलते हैं वो हमसे पूछो। मैं अगर भिक्षा मांगकर न लाऊं, मैं अगर बाहर न निकलूं तो मेरे बटुकों को भोजन तक नहीं मिलेगा। हम जानते हैं क्योंकि हिंदू समाज तो तुम्हें कल बताया था, क्या है ये चूचू का, कल बताया था। जो कुछ मान ले वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू। इन्हें अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं भीख मांगकर न लाऊं तो गुरुकुल न चले मेरा। ऐसे जब आचार्य अपना जीवन नष्ट करते हैं गुरुकुलों के पीछे, तब ये अंतिम सांस लेते हुए गुरुकुल किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं बंधुओं। लेकिन मदरसे आलीशान, तुमने देखे नहीं मदरसे कैसे होते। मैं एक मदरसे में चला गया, उस मदरसे में जाकर मैंने, उसके अंदर तहखाना था। मेरी आदत में सब जगह घुस जाता हूं। हालांकि मेरे साथ जो लोग गए थे वो डर रहे थे, बोले यार गलत आदमी के साथ आ गए, आर्य समाजी के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए, मरवा देगा। लेकिन मैं नीचे घुस गया तहखाने में। कम से कम 2 इंच मोटा कालीन होगा और कम से कम 30 फीट लंबा कालीन। मैंने कहा भैया ये कालीन तो बड़ा मोटा है, ये कालीन कहां से लाए हो? तो बोले जी ये तो विदेश से आया है, 20,000 का कालीन है। मैंने कहा 20,000 का कालीन? बोला ऐसे तो 450 कालीन है यहाँ। 450 कालीन, मतलब मेरे गुरुकुल की जमीन भी बेच दो तो उसके कालीन का पैसा पूरा नहीं होगा। वो इस देश में मुश्किल से 30 करोड़ हैं, हम इस देश में 110 करोड़ हैं। हमारे गुरुकुल भूखे नंगे भीख मांगकर काम चलाते हैं। वो आलीशान परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। ये परिस्थितियां हैं इस देश की शिक्षा की। बंधुओं, मुसलमानों के इतने अत्याचार के बाद भी 1822 में एडम विलियम्स लिखता है कि 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं, 5 लाख इस देश में। इसी एडम विलियम्स के साथ जिम मिल्स, विल्बरफोर्ड, मैडम मॉन्टेसरी, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, एडम विलियम्स और एक और आदमी था। इनकी 7 सदस्यों की एक सदस्यीय समिति आई इस देश में। उस समय इस देश में गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक को इस देश में नायक के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया। आपने नहीं सुना, बेंटिक ने बहुत सारे सुधारवादी काम किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा रोकी, विधवा विवाह शुरू किए, है ना। ये सब झूठी बातें, इसलिए ताकि उसे हीरो बनाया जा सके। हीरो के पीछे दुनिया चलती है, उसे हीरो बनाया गया और पीछे से टीबी मैकॉले को अपने 7 सदस्यीय दल के साथ भेजा गया इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को नष्ट करने के लिए। बंधुओं, मुसलमानों के नष्ट करने के बाद भी जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट नहीं हुई तो उस समय अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई और इसका नाम रखा इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी। 1801 में इस देश में जेम्स फोर्ड कॉलेज को स्थापित करने के बाद, जो मद्रास में था, उसके बाद उन्होंने इस देश में 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और इन 3 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1801 में काम करना शुरू किया। 1835 तक आते आते एक औरत थी मैडम मॉन्टेसरी, उसके नेतृत्व में इस पूरे देश में उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूलों का जाल खड़ा कर दिया। पूरे देश में हजारों हजार मॉन्टेसरी स्कूल खड़े हो गए और उसके बाद इस देश में इस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी की लॉटरी लग गई। लोग अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ने भेजने लगे और जो भारत की शिक्षा थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। आज भारत की शिक्षा बची ही नहीं। आवश्यकता यह है, देखो ये विषय बहुत लंबा है, छोटा विषय है नहीं, कई घंटे का विषय है, लेकिन मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो किस चीज की है? बोलो, एजुकेशन पॉलिसी की। क्यों है इसे समझो। अंग्रेजों ने हमें क्या दिया? अच्छा मेरी ओर ध्यान रखना और मुझे बताना, क्या अंग्रेजों ने हमें मैथमेटिक्स दिया? मैथमेटिक्स अंग्रेजों के आने से पहले था कि नहीं था? बोलो। फिजिक्स था कि नहीं था? केमिस्ट्री थी कि नहीं थी? बायोलॉजी थी कि नहीं थी? सब कुछ था। टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मेडिकल साइंस मौजूद था। तो अंग्रेजों ने शिक्षा में क्या बदलाव किया? आओ मैं बताता हूं। ये 2 उदाहरण देकर, उदाहरण हजारों दे सकता हूं, लेकिन 2 उदाहरण से केवल समझा रहा हूं। इसे समझाकर बात समाप्त करता हूं कि अंग्रेजों ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए।
अंग्रेजों ने इस देश में आकर देखा कि इस देश को बार बार मृत्यु के तट पर जाने के बाद भी वापस जीवन की ओर लौटा कर ले जाने वाली अगर कुछ है तो वो इस देश की संस्कृति है। अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इस देश की संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। और हमारी दशा आज ये हो गई कि संस्कृति नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हुई मैं बताता हूं। अच्छा बताओ, देश की संस्कृति का नाम क्या है? अपने पीछे देखो, अगर एक की भी आवाज अपने पीछे मुंह फिरा कर देखो तो वेद के आधार पर तुमने वैदिक संस्कृति कह दिया। संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति क्या है? अच्छा, जिस देश के लोगों को उस देश की संस्कृति का नाम भी पता ना हो तो ये बताओ संस्कृति नष्ट हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? वो देखो पीछे लिखा है, इस देश की संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है बोलो? इसी वर्णाश्रम संस्कृति को हम वेद की संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 वेद, 4 ब्राह्मण इस चतुष्टक में बांटी गई। मैंने अभी एक मंत्र पढ़ा था आपके बीच में, इत्था ही सोमिनमदे ब्रह्मा चकार वर्धनम। ब्रह्मा का कर्तव्य है वो 4 की वृद्धि कर दे। 4 की वृद्धि मतलब 4 आश्रमों की वृद्धि कर दे और 4 वर्णों की वृद्धि कर दे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर दो मुझे, आज देश में वर्ण हैं कि जातियां हैं? बोलो, आश्रम हैं कि डेरे हैं? आजकल बाबाओं के डेरे हैं, आश्रम नहीं है। आश्रम किसे कहते हैं? कहते हैं मेहनत, जहां मेहनत के साथ रहा जाए उसका नाम क्या है? आश्रम। लेकिन जिन आश्रमों को तुम आश्रम कह रहे हो उनमें तो एसी लगा है, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, तो मेहनत का कोई काम बचा ही नहीं, काम खत्म, तो आश्रम बचे नहीं। आश्रम को कितने आश्रम होते हैं भारत में बोलो? हैं? अच्छा, मैंने हरिद्वार में पूछा कि आश्रम कितने होते हैं? बोले महाराज यहाँ तो आश्रम ही आश्रम है, आप बताओ कितने हैं? 4 आश्रम होते हैं। पहला गृहस्थ, दूसरा पहला गृहस्थ, अच्छा कुछ ने तो मान लिया, बोले हाँ पहला गृहस्थ। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा ये बताओ, आज ब्रह्मचर्य आश्रम है? मुंडी हिलाओ, है कहीं? इन्हें छोड़ देना 10-20 को। वानप्रस्थ है, सन्यास है, बोलो। और फिर गृहस्थ भी कहां है? गृहस्थ भी कहां है? गृहस्थ भी होटल बन गया। मैं बनारस गया तो मैंने कहा मुझे कहीं रुकना है और कहीं एकांत में रुकना है, तो उन्होंने कहा आपको एक रेस्ट हाउस में टिका देते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले घर में ही एक अलग कमरा बना रखा, उसे किराए पे देते हैं। वो ऐसा रेस्ट एट होम या कुछ ऐसा करके नाम चलता है उसका, वहां टिका देते हैं। बंधुओं, उन्होंने आश्रम को कैसे नष्ट किया इसका एक उदाहरण सुनो। हमारे यहाँ गुरुकुलीय शिक्षा कैसी थी? स्कूल से आने जाने वाली या आवासीय? बोलो कैसी थी? और 100% आवासीय थी। 8 साल का बच्चा कहां चला जाता था? गुरुकुल में। आजकल भी जाते हैं क्या? माताओं बोलो, आजकल भी जाते हैं क्या? नहीं, तुमसे विशेष करके पूछ रहा हूं, क्यों जाते हैं आज भी? मैं बताऊं कैसे। जब विवाह होता है, पता नहीं यहाँ परंपरा है कि नहीं है, मेरे यहाँ तो है, उधर मेरठ वाले क्षेत्र में तो क्या होता है, विवाह होता है तो पंडित जी आते हैं उपनयन संस्कार कराने। उपनयन संस्कार 8 साल की उम्र में होना था, लेकिन वो अब कराने आए जब ये 24 साल का विवाह करने जा रहा है। उपनयन संस्कार करा दिया। उपनयन संस्कार के बाद विद्या होती है, वेदारंभ संस्कार होता है, तो वही वेदारंभ संस्कार करा दिया। और फिर थैला कंधे पे रख के बच्चे से कहते हैं, उस लड़के से कहते हैं जिसका ब्याह हो रहा है, बेटा तू बाहर को चला जा, और कह के मैं काशी जा रहा हूं। तो उसने कहा मैं काशी जा रहा हूं, तो उसकी भाभी को और उसकी बहन को कहते हैं कि तुम पकड़ लो कि बेटा लौटा लौटा लौटा। वो हाथ पकड़ लेते, बेटा लौटा लौटा लौटा, और फिर बुला लेते हैं और फिर समावर्तन संस्कार कर देते हैं। समावर्तन संस्कार तब होता है जब विद्या पूरी हो जाए। तो देखो 5 मिनट में 25 साल का काम पूरा। उपनयन हुआ, उपनयन के बाद वेदारंभ हुआ, वापस आ गया, समावर्तन संस्कार और तुरंत विवाह। क्या बढ़िया पंडित जी, क्या कमाल के पंडित जी, सारा काम 2 मिनट में खत्म, कुछ भी बचा नहीं। बंधुओं, हमारे यहाँ पूरी तरह आवासीय शिक्षा थी और बच्चे गुरुकुल में रहकर पढ़ते थे। और गुरुकुल में जब 8 साल का बच्चा पढ़ने चला गया तो लौटकर कब आएगा? 25 साल का जब हो जाए कम से कम तब आएगा। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। ये इनका
अपने देवेंद्र जी का लड़का पढ़ता है गुरुकुल में, वो तो मेरे ही साथ आ गया, हर साल आ जाते हैं घर पे पढ़ने। तो जो आवासीय शिक्षा है उसमें भी लोचा, आवासीय शिक्षा में भी लोचा है। लेकिन उस समय आवासीय शिक्षा का मतलब था 8 साल का चला गया, जब बड़ा होकर आएगा तो माता पिता इसलिए पहचानते हैं क्योंकि बीच बीच में गुरुकुल गए थे, वरना पहचानना भी भूल जाए कि यही हमारा बेटा है, ये भी ना पहचान पाए इतने दिन में। और बंधुओं, वो बालक गुरुकुल में रहता था, समाज से उसका कोई संबंध नहीं था। अच्छा बताओ, जो बच्चा गुरुकुल में चला गया 17 साल बाद लौट कर आएगा, मोबाइल से कोई मतलब, गंदी फिल्मों से कोई मतलब, गंदे चित्रों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, समाज के झगड़ों से कोई मतलब, देवरानी जेठानी के झगड़े से, माँ के और ताई के और सास के झगड़े से कोई लेना देना नहीं, भाई भाई के बंटवारे से कोई लेना देना नहीं, समाज के किसी विषाद से कोई लेना देना नहीं, वो वहां जाकर पढ़ेगा। बात समझ में आई? घर में कौन रह गया? गृहस्थ। अब ये गृहस्थ जैसे ही हुआ 50 साल का, तो ये कहां चला जाएगा? ये भी वानप्रस्थ लेगा और पीले कपड़े लेकर चला जाएगा गुरुकुल में और जाकर निधिध्यासन करेगा, मोक्ष की तैयारी करेगा। और फिर जब ये 75 साल का हो जाएगा तो क्या ले लेगा? सन्यास। ये गुरुकुल भी छोड़ देगा, एक रात्रि से अधिक शयन नहीं करेगा कहीं, और लगातार घूमता फिरता मोक्ष की यात्रा के लिए टहलता रहेगा। ये 4 आश्रम तब थे जब गुरुकुल में छात्र रहता था। अब छात्र कहाँ रहता है? बोल पड़ो। मम्मी की गोद में। कहां रहता है? माँ तो रही नहीं, क्या बन गई? मम्मी। पिताजी क्या बन गए? डैडू। पिताजी बन गए डैडू और माँ बन गई मम्मी। मम्मी भी नहीं बनी, मॉम। मॉम से आगे मम्स। अब मम्स भी नहीं रही। दिल्ली विल्ली जाओगे तो कहते हे बडी, हाउस यू। बडी हो गई, बडी बोलते, BUDDY बड़ी। वो डैडी है बडी। ये माँ बाप बन गए। और माँ बाप जब ऐसे बन गए तो बच्चा हो गया घर में। और घर में बच्चे को कैसे बनाते हैं? एक छोटा सा विश्लेषण करके देखो। गुरुकुल में बच्चा 3:40 पर उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है। 3:40 पर उठकर अपना शौच दंत धावन आदि करने के बाद खेल के मैदान में आ जाता है, घंटों वो व्यायाम करता है। व्यायाम करने के बाद स्नान करता है। भयानक ठंडी में जब तुम 2-2 रजाई में कांपते रहते हो ना, वो 5 बजे पानी के नीचे, ठंडे पानी में, ट्यूबवेल के नीचे नहाता है। जबरदस्ती खींचना पड़ता है। अरे पूरा हो गया तेरा स्नान, यज्ञ भी करना है, चल। फिर यज्ञ में जाता है संध्या में। बच्चे 80 हैं और बैठने की जगह थोड़ी है। यज्ञ के पास बैठने का चाव रहता है तो लड़कर जगह मिलेगी। बालक लड़ना सीखता है, संघर्ष सीखता है। ऐसा संघर्ष घूम रहा सुबह से। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं आचार्य जी, कबड्डी में चोट लग गई थी। और वो शाम तक ऐसे ही घूमता रहा तो मुझे चिंता हुई, 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा है। मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा आचार्य जी एक बार चेक करो, पता करवाए डॉक्टर के पास लेकर कि तो नालायक का हाथ टूट गया, 2 दिन से टूटा हुआ हाथ लेके घूम रहा है। ऐसे संघर्ष के साथ जीता है। भोजन के लिए जब जाता है तो भोजन में सबसे आगे जगह लेने के लिए लड़ना पड़ता है। बिस्तर अच्छी जगह डालने के लिए लड़ना पड़ता है। हर चीज के लिए लड़ना और संघर्ष करना सीखता है। और बालक सीखता है कि संघर्ष किसे कहते हैं, लड़ाई किसे कहते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारे घर में रहता है, कौन? मम्मी का, पप्पा का, वो लड्डू गोपाल हैं। माँ कैसे उठाती है? 8 बजे बस आएगी, 7:30 बजे माँ 20 चुम्मियां लेकर उठाती है इसे। उठ जा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। और जब ये खड़ा हो जाता है तो इसे माँ धोती है, क्योंकि नहाया तो खुद से जाता है, तो माँ इसे रगड़ रगड़ कर धोती है। धोने के बाद माँ इसे लाल पीले नीले कपड़े पहनाती है। गले में एक थर्मस डालेगी, एक टिफिन डालेगी, अच्छा खासा जोकर बनाकर इसे ब्रेकफास्ट की टेबल पर बिठाएगी। इसे खाना खिलाएगी, इसका बस्ता इसके गले में डालेगी और फिर लड्डू गोपाल को उठाकर बाहर आई बस के कंडक्टर को दे देगी। कंडक्टर लड्डू गोपाल को ले जाकर बस की सीट पर रख देगा। बस लेकर लड्डू गोपाल को स्कूल जाएगी। स्कूल में कंडक्टर इस लड्डू गोपाल को उठाकर स्कूल की आया को देगा। स्कूल की आया देगी टीचर को। टीचर 4 घंटे इसे सीट पर बिठाकर कुछ पढ़ाएगी। और जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर लड्डू गोपाल का उल्टा क्रम शुरू होगा। टीचर आया को देगा, आया कंडक्टर को, कंडक्टर घर जाकर माँ को, और माँ 20 चुम्मियों के साथ रिसीव करेगी। घर में ले जाकर इसे खाना खिलाएगी, कपड़े बदलकर सुला देगी और बैठकर इसका क्या पूरा करेगी? ये बोलो, ये वाली इधर वाली पंक्ति। बैठकर क्या पूरा करेगी इसका? कौन करेगी? मिम्मी है। ये इसका होमवर्क पूरा करेगी। और तब हम उम्मीद करेंगे कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। ये छपकली देखकर 3री मंजिल पर चढ़ जाता है। माँ को माँ, मनी माँ तो कहता नहीं, मम्मी। और जब मम्मी 6ठी मंजिल पे पहले ही खड़ी है, बोला बेटा मैंने तो पहले ही देख ली थी।
अब ये जीजाबाई और शिवाजी महाराज ये घर में तैयार हो रहे हैं और पूरी आश्रम व्यवस्था नष्ट कर दी। जब से ये घर से आने जाने वाली शिक्षा शुरू हुई, ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट, गृहस्थ नष्ट, वानप्रस्थ नष्ट, सन्यास नष्ट, सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा। बंधुओं, एक और छोटी सी बात सुनो। ये तो मैंने आपको बताया कि आश्रम कैसे नष्ट हुए, वर्ण कैसे नष्ट हुए और जातियां कैसे पैदा हुई। से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वो हमारी शिक्षा में शुल्क लेकर आए। पहले गुरुकुलों में शुल्क था क्या? था क्या? क्या देते थे गुरु को? गुरु दक्षिणा। क्या देते थे? दयानंद ने गुरु को क्या दिया था? एक मुट्ठी लौंग। दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा दी गई और केवल एक मुट्ठी लौंग में सब कुछ उतर गया। क्या अद्भुत था। लेकिन आचार्य की मर्जी थी, वो क्या मांग ले? वो कुछ भी मांग सकता था। बंधुओं, उसने मांग लिया, मुझे एक मुट्ठी लौंग नहीं, तेरा जीवन चाहिए। तो छात्र पीछे नहीं हटता था, कहता था आचार्य जीवन आपका, अब इसके बाद इस जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह अद्भुत था। और आजकल बच्चे से क्या लेते हैं? फीस। क्या बेचते हैं? किताबें, कॉपियां, पुस्तकें बेचते हैं, बस्ते बेचते हैं, पेंसिलें बेचते हैं, हर चीज बेचते हैं। दुकानदार वो ग्राहक। समझ में आई बात? और वो जब वहां रहकर पढ़ता है तो शुल्क आ जाने का परिणाम यह है कि महंगा आदमी अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेजेगा? महंगे स्कूल में। और घसीटू कहां भेजेगा? घसीटू भेजेगा खिचड़ी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। दोनों की शिक्षा में अंतर आया कि नहीं आया? आप बता, शाहरुख खान का लड़का कहां पढ़ेगा? रियान इंटरनेशनल स्कूल में। और रड़कू और घसीटू का लड़का वो खिचड़ी स्कूल में। और सरकार ने एक काम किया, बोले कोई फेल नहीं होगा, ग्रेड दे देंगे बस, सब पास, सब पास, कॉपी कोरी छोड़ाओ, सब पास। अच्छा, जो बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़ा और जो बेस्ट फैकल्टी में पढ़कर बड़ा हुआ, ये बताओ दोनों की शिक्षा में अंतर होगा कि नहीं? मुंडी हिलाओ भाई, शिक्षा में अंतर होगा। अच्छा, शिक्षा में अंतर होगा तो बोलो उन्हें अवसर भी समान उपलब्ध होंगे कि अवसरों में अंतर होगा? अवसरों में अंतर होगा। और यहां से पैदा होगी ऊंच नीच, यहां से पैदा होगी जातियां, यहां से शोषण शुरू होगा कि ताकतवर आदमी अपने से गरीब आदमी का शोषण करेगा। लेकिन गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने वाला युवक जहां बैठता था, वहीं उसके बराबर की टाट पट्टी पर निषाद का लड़का गुह बैठकर पढ़ता था। उसी दाल को चक्रवर्ती सम्राट का दशरथ का पुत्र पीता था और उसी दाल को निषाद पुत्र गुह पीता था। उसी कुटिया में राम रहता था और उसी कुटिया में गुह रहता था। कोई असमानता नहीं थी, न शिक्षा के वितरण में असमानता थी, न अवसरों में असमानता थी, न किसी के बढ़ने पर कोई रोक टोक थी। बंधुओं, उन्होंने हमारी शिक्षा में शुल्क लाकर आवासीय शिक्षा नष्ट करके वर्णाश्रम धर्म पर कुठाराघात किया। अगर तुम्हें अपनी शिक्षा में परिवर्तन लाना है, नीति में बदलाव लाना है, तो नीति का बदलाव यह होगा कि इस वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए शिक्षा के माध्यम से, इस प्रयोजन पर आपको काम करना पड़ेगा।